नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। मल्हार कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी की किताब है जिसके लेसन एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं। आज है बारी एक यात्रा वृत्तांत की। जी हाँ, यात्रा वृत्तांत जो लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने और इसका शीर्षक है जी ये हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो मैं आपके लिए इस पाठ का वाचन भी करते चलूंगी और पैराग्राफ वाइज इसे आपको मैं एक्सप्लेन भी करते चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये यात्रा वृत्तांत। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी, केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया, मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। श्री रामधारी सिंह दिनकर इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी 15 जुलाई को दिल्ली से, 16 जुलाई को मुंबई से और 17 जुलाई को उन्हें मॉरिशस के लिए नैरोबी से रवाना होना था। और मॉरिशस जाते समय उन्हें नैरोबी में एक पूरा दिन मिलने वाला था क्योंकि अगले दिन उनको शाम को फ्लाइट थी और पूरा एक रात भी मिलने वाली थी। तो भाई उन्होंने सोचा कि अफ्रीकियों और भारतीयों से वहां जाकर मिलने से पहले यहाँ के अफ्रीका के शेरों से मुलाकात की जाए। भाई शेरों से मुलाकात करनी है तो चिड़ियाघर यानी कि जू जाना पड़ेगा, नेशनल पार्क जो वहां का होगा वहां जाना पड़ेगा। तो क्या होता है आगे आइए देखते हैं। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थीं और उस पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं, अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। तो वही देखा आपने कि इन्होंने जब नेशनल पार्क की यात्रा शुरू की और वहां जब वो गए तो दूसरे पर्यटकों की तरह वो भी जब चल रहे थे उन्होंने देखा कि किस तरह से जो बंदर और लंगूर तो उन्हें दिखाई दे रहे हैं लेकिन शेर के दर्शन नहीं हो पाए थे। सड़कें बहुत अच्छी थी, वहां पर घास ज्यादा थी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तुलना में। और उन्होंने ये भी देखा कि जो पर्यटक गाड़ियों से वहां पर आए हुए हैं, कुछ पर्यटक बिस्किट और फल वगैरह उन्हें दे देते हैं बंदरों को, लंगूरों को, तो उसके लोभ में वो गाड़ियों तक के चढ़ आए हैं। ये सारे नजारे देखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। बड़ी दूरी तय करने के बाद या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उसके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हो और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटे ठहरे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। भाई शेर तो आखिर शेर है। आखिर 10-20 मील हर तरफ चारों तरफ घूमने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचे जब उस दिन वहां पर सिंहों ने डेरा डाल रखा था और सिंह जो है अपनी ही दुनिया में थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें देखने के लिए हम आए हैं, पर्यटक आए हैं, वो अपने में ही मस्त थे। उन सिंहों ने एक बार भी उन पर्यटकों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा, जैसे कि वो तुच्छ, अति तुच्छ प्राणी हो उनके लिए कि भाई इनको क्या देखना, अपने ही
मौज में अपनी ही मस्ती में थे सिंह, और उन्होंने देखा कि किस तरह से कोई सिंह जो है जम्हाई ले रहा है, कोई अपने शरीर को तान रहा है, यानी उनकी नजरों में वो बिल्कुल ही तुच्छ प्राणी थे, हम मानो उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं था। आगे देखते हैं। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। अब दो जवान सिंह उठे और दो ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। भाई शिकार करना है, हिरणों का झुंड है वहां पर, इस झुंड में एक इकलौता जिराफ भी है जो वहां पर एक अलग वर्ग से अलग होने के कारण अजीब सा जान पड़ रहा था। दो सिंह जो है उठकर उस तरफ चले थे, एक तो थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और दूसरा जो है मौके की तलाश में था कि कैसे शिकार किया जाए। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ढिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ढिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े हैं। अब उन्होंने देखा कि जो ये हिरण हैं चौकन्ने तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, और जो सिंह भी है वो ये ताक रहा है कि कहीं कोई इस झुंड से निकलकर अलग दिशा में भागे तो उसे झपट ले, क्योंकि शिकार जो है वो इस तरह से झुंड में नहीं करते हैं। और हिरणों को भी ये समझ में आ रहा था कि हमें एक साथ ही खड़े रहना ज्यादा सही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतः मैंने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया में थकान की वजह से या उन दिनों श्री रामधारी सिंह दिनकर जो थे अस्वस्थ थे, और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ही वो थोड़ा चेंज के लिए इस तरह से पर्यटन पर निकले हुए थे। तो उन्हें उस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि उनका बीपी बढ़ रहा है, और उन्होंने वापस लौटना तय किया। आगे देखते हैं। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। जब वो वहां पहुंचे, नैरोबी से मॉरिशस पहुंचे, तो वहां पर उनके स्वागत के लिए काफी लोग एकत्रित थे, और ये स्वागत, ये अतिथि देवो भव का जो भाव है वो तो हम भारतीयों की परंपरा है। और एक बार ये दृश्य देखकर लेखक ने समझा कि वाकई हम जिस जगह पर आए हैं ना वो एक छोटा भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उसके पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। अब उसकी भौगोलिक स्थिति बताई गई है कि वो कैसे और कहाँ स्थित है। और इस तरह से अगर हम देखें ना, तो देखिए ये अफ्रीका के पास एक छोटा द्वीप समूह है, द्वीप देश है मॉरिशस, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और आप देख सकते हैं नक्शे में इस तरह से मॉरिशस है। आगे बढ़ें जी। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, तथा जहां 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है।
मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। तो आपने देखा कि मॉरिशस के बारे में लेखक ने क्या बताया है हमें इस यात्रा वृत्तांत में। जी, मॉरिशस में मैक्सिमम लोग जो हैं भारतीय हैं। 67% लोगों वहाँ की जनसंख्या के भारतीयों की है और उसमें से 53% लोग हिंदू हैं जो अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं उसे। और ये द्वीप देश मॉरिशस जो है, वहाँ की राजधानी पोर्ट लुई की जो गलियां है ना, वहाँ की गलियां जो है, क्या नाम है सोचिए जरा। वहाँ की गलियों के नाम हैं बम्बई, कोलकाता, मद्रास। जी हाँ, और यहाँ पर सभी तरह के मंदिर आपको मिल जाएंगे और यहाँ के एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। तो आपने देखा भारतीय अपने देश से दूर वहाँ रह रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहां क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि वहाँ पर लोगों की जो भाषा है, कामकाज की भाषा, राजभाषा तो वहाँ अंग्रेजी है, किंतु वहाँ पर संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। और फ्रेंच और अंग्रेजी का मिक्स जो है क्रेओल, ये वहाँ की भाषा है बोलचाल की। वहाँ के लोग इसी तरह की भाषा को बोलते हैं। वहाँ बिहारी बोलने वाले जो लोग हैं ना, उसमें ये शब्द इतने कुछ आयातित शब्द वहाँ की भाषा के आ गए हैं, फ्रेंच के आ गए हैं, कि कई बार उस शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आता और हमें पूछना पड़ता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। जो संज्ञा पद है, संज्ञा के शब्द है। आगे देखते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। ऊख यानी कि गन्ना आप जानते हैं, जो चीनी के लिए यानी शक्कर के लिए रॉ मटेरियल है, और इसकी शुरुआत भारतीयों ने ही जब वहाँ गए वो तब उन्होंने ही की थी। और आज यही चीनी व्यवसाय, चीनी उद्योग, चीनी के कारखाने मॉरिशस का प्रमुख उद्योग है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर भारतीय वहाँ ना गए होते तो ये जो प्रमुख उद्योग है जिस पर आर्थिक व्यवस्था उनकी निर्भर है, उसकी शुरुआत मॉरिशस में नहीं हुई होती। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। जी, जब वो वहाँ पर गए भारतीय और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वो रहे तो उनके ऊपर भी वहाँ के लोगों के, वहाँ के मालिकों भी, मालिक यानी क्या है, जो वहाँ पर राज कर रहे हैं वही लोग, तो उनके द्वारा जो है उनका धर्म कबूल कर लेने या मान लेने का दबाव नहीं पड़ा हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज अगर हम यहाँ बैठे बैठे ये सोचें कि कैसी दुनिया होगी तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपने भारतीय होने, अपने हिंदू होने पर गर्व होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी जड़ों को थाम के रखा हुआ है, अपनी संस्कृति को पकड़े हुए हैं। और तब हमें समझ आता है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कितनी महान है, कितनी चिरायु है। वो किसी भी तरह, किसी भी झंझावात से
डगमगाए बिना अडिग खड़ी है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। तो देखिए, लेखक बता रहे हैं कि वहां पर शिवालय हैं, वहां पर हर मंदिरों में श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। तुलसीदास की रामायण हम सभी जानते हैं, वहां पर पाठ किया जाता है और मंदिर स्वप्रेरणा से स्वच्छ साफ सुथरे रखे जाते हैं। सुरम्य वातावरण है और यही सुरम्यता, यही स्वच्छता, ऐसा ही वातावरण हम सबको अपने मंदिरों में भी, अपने हिंदुस्तान के मंदिरों में भी रखना चाहिए। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और इस झील का नाम अब परी तालाब हो गया। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहां पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, ना अपवित्रता का कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि वहां का मुख्य त्योहार है और वहां पर एक झील है जो परियों से उन्होंने उसका नाता हिंदुस्तानियों ने जोड़ दिया है और उसे परी तालाब कहा जाने लगा है। और वो वास्तव में पिकनिक स्पॉट की तरह भी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका आस्था से संबंध होने की वजह से जो हिंदुस्तानी है वहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। मांस मछली का पकाना या सेवन करना वहां वर्जित है। वो ये इस सब नियमों का पालन करते हैं क्योंकि उसे वो बहुत पवित्र मानते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो उन्होंने बताया है अंत में कि इस छोटे से हिंदुस्तान में जो मॉरिशस में हिंदुस्तानियों ने बसा रखा है ना, संस्कृति और आस्था को थाम कर चलने वाले ये लोग शिवरात्रि में उसी परी तालाब में जाकर अपनी कांवड़ भरते हैं और वहां से जल लेकर आकर अपने घरों में आकर वो शिवालय में अर्पित करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं और सफेद धोती पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं। बच्चों को धोती में छूट मिली है भाई, वो हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, गांधी टोपी अनिवार्य है, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सब ये गांधी टोपी लगाते हैं और इस तरह से वो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं और एक मिनी भारत वहां पर बना हुआ है, हिंदुस्तान वहां पर बना हुआ है। भाई देखिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर का ये यात्रा वृतांत है, बहुत ही जानकारी हमें इसमें यात्रा वृतांत में मिली और जैसे कि हमें ऐसा लगा कि हम उस स्थान पर घूम आए हों। हम थोड़ा सा जान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह। ये क्या बात है, ये जो रचनाएं उन्होंने नाम लिया है कि आप बच्चों के लिए लिखी हुई है। मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पर ये सभी कविताएं आपको मिल जाएंगी। पढ़क्कू की सूझ, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, सब कुछ। भाई क्या बात है। चांद का कुर्ता भी है ना, बाल कविता। तो आप वहां जाकर देखिएगा ना, बड़ा मजा आएगा। ये बाल कविताएं हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी,
जाइएगा। काव्य रस की एक पूरी प्लेलिस्ट है और बहुत ही बहुत कविताएं आपको वहाँ मिलेंगी, जो हर तरह की कविताएं हैं, मोटिवेशनल हैं, बाल कविताएं हैं और हमें ज़िंदगी का दर्शन सिखाने वाली कविताएं हैं। तो चलिए, हम रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहे हैं। उनकी कविताएं कालजयी हैं और यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर ही मौजूद हैं। और उन्होंने देशभक्ति और अपनी भारतीय संस्कृति पर कलम चलाई है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये क्रम उनका जारी रहा है, मृत्यु पर्यंत उन्होंने बेहतरीन रचनाएं की हैं। तो इस तरह से आज का ये लेसन, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यही संपन्न होता है। और हम धीरे धीरे मल्हार क्लास 6 के हिंदी के सभी लेसन कर चुके हैं। एक अंतिम लेसन बचा हुआ है, जल्दी ही लेकर आपसे मिलूंगी उस लेसन को। तो चलिए, अगली कक्षा में आपसे होगी मुलाकात। चलने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही हम मिलते रहें, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी बस से अपनी काले मैम को नमस्कार।